हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, हम क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट्स को कवर अप कर रहे हैं। आई होप कि जो आपको लास्ट 2 सेशंस एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड किए गए हैं वो आपने समझ लिए। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हम टॉपिक वाइज कवर अप करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इसी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। जिसे हमने बेसिकली जब एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट समझा था तो देखा था कि इट इज इक्वल टू सी प्लस आई, मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और जो एग्रीगेट सप्लाई था उसे हमने सी प्लस एस की फॉर्म में समझा था, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब सिंपल सा कंजम्पशन एंड सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये समझा था। आज हम जो बेसिकली कवर करेंगे वो इन्हीं कंपोनेंट्स के बिहेवियर को स्टडी करेंगे कि ये सी, आई या सी और एस जो है ये किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 चीजें हैं। एक है सी, क्योंकि कंजम्पशन इसमें भी है और इसमें भी है, सेम ही कंसेप्ट है। तो एक हमने सी पढ़ना है, एक हमने आई पढ़ना है और एक हमने एस पढ़ना है। आज का जो हमारा सेशन है इसमें मैंने सी फॉर कंजम्पशन एंड एस फॉर सेविंग को ही कवर अप किया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें सबसे पहले कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बता रखा है। सो व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन और व्हाट डू वी मीन बाय कंजम्पशन फंक्शन, मतलब उपभोग फलन क्या होता है। तो देखते हैं ये क्या है। इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। The consumption expenditure to be made by a consumer depends upon the income earned by a consumer। देखो डायरेक्टली बात है, हम जितनी इनकम अर्न करेंगे ऑब्वियसली है ना कि हम अपनी उस इनकम के बेसिस पर ही कंज्यूम करेंगे ना। हम उसी को, अपनी इनकम को देखते हुए जेब में जितना पैसा है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्सपेंडिचर करते हैं ना। तो इसलिए जो ये कंजम्पशन फंक्शन है वो एक्चुअली 2 चीजों का फंक्शनल रिलेशनशिप है। 2 चीजों के बीच में ये फंक्शन स्टडी करता है, मतलब कौन सी चीज किस पर डिपेंडेंट है। हमारी जो कंजम्पशन है वो हमारी इनकम पर डिपेंडेंट है, तो ये इस फंक्शनल रिलेशनशिप को स्टडी करता है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हम अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं। तो क्या कंसेप्ट है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज। लेकिन जैसा कि आपको पहले भी समझाया गया है अर्लियर सेशंस में, सेम वही कंसेप्ट है कि रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन केस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज स्लोअर एज कंपेयर्ड टू इंक्रीमेंट इन इनकम। मतलब हमारी इनकम जितने गुना बढ़ रही है जरूरी नहीं है कि हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी उतने गुना से ही बढ़े। कंजम्पशन स्लोअर रेट से बढ़ती है। इंसान सोच समझकर अपना पैसा खर्च करता है। अगर इनकम बढ़ भी रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कंजम्पशन भी उसी स्पीड से हर बार बढ़ता रहेगा। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना, सैचुरेशन पॉइंट, जब आप कहोगे कि नहीं बस अब हम इससे ज्यादा और कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो उस वक्त आप सेविंग्स की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हो। तो इसलिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो एज कंपेयर्ड टू द इंक्रीमेंट इन इनकम स्लोअर रेट से इंक्रीज करता है। अगर हम इसे डायग्रामेटिक मैनर से देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से कंजम्पशन फंक्शन की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो सकती है। देखो, इस डायग्राम में बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड के कंसेप्ट में भी समझाया था कि हम अगर हमारी इनकम 0 भी है तब भी कुछ ना कुछ चीजों की डिमांड करते हैं। दैट मीन्स हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए वाई एक्सिस पर कंजम्पशन दिखाई गई है, एक्स एक्सिस पर इनकम बताई गई है, और इनकम जो है वो 0 पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। और देखो 45 डिग्री का लगभग एंगल बन रहा है और ये हमारा इनकम वाला कर्व बन रहा है। और अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो जैसा कि आपको डिमांड के केस में समझाया गया था कि इनकम नहीं भी होगी तब भी बंदा रोटी तो खाएगा ही ना। तो इसलिए जो ये कंजम्पशन वाला कर्व है वो कभी भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नहीं बल्कि उससे थोड़ा सा ऊपर वाले पॉइंट से ही शुरू होगा। तो इसलिए ये जो हमारी सीसी वाला कर्व बन रहा है
ये हमारी कंजम्पशन को शो कर रहा है, कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फिर से देखिए, ये जो सेविंग्स वाला कंसेप्ट है ये भी मैंने आपको पहले बताया था। देखो, सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं जो यहां लिखा गया है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जब हम किन्हीं दो चीजों के बारे में रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, जिस एक पॉइंट पर वो दोनों चीजें आपस के बराबर हो जाती हैं, आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, हम बेसिकली उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ये जो ब्रेक इवन पॉइंट का फंडा है ये बेसिकली इनकम, एक्सपेंडिचर, सेल्स रेवेन्यू या हमारा एक्सपेंडिचर, कॉस्ट, इन चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया जाता है। तो ये भी तो कुछ ऐसा ही है ना, एक हाथ इनकम है और दूसरी साइड पर एक्सपेंडिचर है। तो जहां पर एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब हमारी जो इनकम है वो हमारी एक्सपेंडिचर के बराबर आ रही है, तो उस पॉइंट को हमने ब्रेक इवन पॉइंट बोला है, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के बराबर है। अब अगर हम सिर्फ यहां तक वाला पोर्शन देखें, लेट सपोज अगर मैं इसे ए पॉइंट नाम दे दूं, तो अगर हम सी से लेकर ए तक वाला ये पॉइंट देखें तो इस केस में हमारा सी फॉर कंजम्पशन वाला कर्व ऊपर है और वाई फॉर इनकम जो है वो कम है। तो दैट मीन्स हमारी सेविंग्स माइनस में है। लेकिन अगर हम ए से लेकर वाई तक वाला ये वाला पोर्शन देखें तो इस केस में हमारी इनकम वाली लाइन जो है वो ऊपर उठ चुकी है और कंजम्पशन जो है वो नीचे है, कंजम्पशन लो हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसलिए इस केस में जो सेविंग्स हैं वो पॉजिटिव सेविंग्स की फॉर्म में हमें देखने को मिल रही हैं। तो देखो, कुछ इस तरीके से हमारा जो कंजम्पशन कर्व है, कंजम्पशन फंक्शन कहूंगी मैं एक तरीके से, ये डायग्रामेटिक मैनर में इस तरीके से शो हो जाएगा। तो चलिए अब कंजम्पशन को ही आगे बढ़ाते हुए इसमें हम एक कंसेप्ट है विच इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग करने की प्रवृत्ति। ये क्या होता है? तो देखो, वो मैंने बोला था फंक्शनल रिलेशनशिप, ये है प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। कितना परसेंट हम अपनी इनकम का कितना परसेंट भाग कंज्यूम कर रहे हैं, और ये जो परसेंटेज की फॉर्म में, ये जो रेशो की फॉर्म में या प्रोपोर्शन की फॉर्म में स्टडी किया जाता है उसे हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। तो इट इज अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई, दैट मीन्स कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर and income. According to Dillard, a schedule showing the various amounts of consumption which correspond to different levels of income is known as the propensity to consume. मतलब different given levels of income पर हम कितनी various amounts की consumption कर रहे हैं, इन दोनों के रिलेशनशिप को प्रेजेंट करने वाले एक टेबल को, एक स्केड्यूल को हम बेसिकली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोल देते हैं। अब देखिए, जो ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है यानी कि जो उपभोग प्रवृत्ति है, ये बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। एक होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरी होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब ये औसत वाली है और ये सीमांत वाली है। ठीक है, ये औसत उपभोग प्रवृत्ति है, ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। अब एवरेज का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में ध्यान से ये एवरेज और मार्जिनल वाले कंसेप्ट से समझे हैं तो ये वही है, कुछ अलग नहीं है। इसमें तो हम ऑन एन एवरेज वाली बात करते हैं। तो यहां पर है कि कंज्यूम कितना किया जा रहा है एज कंपेयर टू अवर गिवन इनकम। मतलब अगर मेरी इनकम 100 है और मैं 50 खर्च कर रही हूं तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है कि कितना परसेंट मैं अपनी इनकम को कंज्यूम कर लेती हूं? 50%, क्योंकि ये रेशो निकालेंगे तो 50/100 बन रहा है। अगर मैं इसे परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो इट विल बी 50%। बिल्कुल इसी तरीके से अब अगर हम मार्जिनल की बात करें तो जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स को समझा था तो हमने मार्जिनल का मतलब समझा था कि जब दोनों पैरामीटर्स में कितना चेंज आ रहा है, और उस चेंज को जब हम एक प्रोपोर्शन की फॉर्म में स्टडी करेंगे तो उसे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोल देंगे। तो देखो, इसी फॉर्मूले में सिर्फ एक डेल्टा ऐड कर दिया गया है, एक चेंज ऐड कर दिया गया है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट विल बी नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहां पर आपको दो डेफिनेशंस प्रेजेंट की गई हैं, सेम एक ही ऑथर की हैं। तो क्या है?
According to Kurihara, the average propensity to consume is the ratio of consumption expenditure to any particular level of income. Given level of income कोई भी हो, उसके comparatively जब हम consumption expenditure को study करते हैं, consumption expenditure के proportion को study करते हैं, तो उसे हम average propensity to consume कह देते हैं. लेकिन अगर हम marginal propensity to consume देखें तो वो क्या है, वो दोनों में होने वाले चेंज की प्रोपोर्शन है. तो इट इज द रेशियो ऑफ अ चेंज इन कंजम्पशन टू अ चेंज इन इनकम. तो कितना कंजम्पशन में चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय कितना इनकम में चेंज आ रहा है. तो आई होप कि आपको दोनों के मीनिंग्स क्लियर हो गए. चलिए अब एक स्केड्यूल के जरिए इसे देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे होगा. देखो, सपोज कीजिए कि आपके पास इनकम जो है वो कुछ इस तरीके से बता रखी है कि पहले इनकम 100 थी, फिर 200 हुई, फिर 300 हुई. अब इन इनकम्स के कंपैरेटिवली आपको जो कंजम्पशन है वो कुछ इस तरीके से बता रखी है. लाइक अगर 100 इनकम थी तो हम 80 कंज्यूम कर रहे थे. जब 200 हुई इनकम तो हम 120 कंज्यूम करने लग गए. जब 300 हुई तो हमने 150 कंजम्पशन करना शुरू कर दिया. एक बात याद रखना, जो हमने थ्योरेटिकली अभी अभी पढ़ा है कि जिस रेट से इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन उसी रेट से नहीं बढ़ रहा. इसमें 100 का चेंज है लेकिन इसमें 40 का चेंज है. इसमें फिर से 100 का चेंज आया है लेकिन इसमें कितना आया है, 30 का चेंज. तो इस बात को बहुत ही खास ध्यान देना है कि वो जो बेसिक बिहेवियर हमने स्टडी किया है वो जिस भी, मतलब आप जिस भी फिगर से शो करो, जैसे भी एग्जाम्पल शो करो, लेकिन उन बेसिक पैरामीटर्स को, बेसिक कंसेप्ट को जरूर दिमाग में रखना है. अब जैसा हमने दो चीजें अभी अभी देखी हैं तो हमें दोनों के फॉर्मूले पता है. तो कर दीजिए इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एपीसीबी कैलकुलेट और एमपीसीबी कैलकुलेट, मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कैलकुलेट कर दीजिए. कैसे निकलेगा, C अपॉन वाई. C कितना है 80, y कितना है 100, देन 120 डिवाइडेड बाय 200, देन 150 डिवाइडेड बाय 300. तो आप देख सकते हो कि 0.8, 0.60 एंड 0.5 ये जो कंसेप्ट है वो हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल आएगा. अब अगर हम बात करें मार्जिनल प्रोपेंसिटी की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, तो इसमें देखो क्या है, इसमें हमने चेंज स्टडी करना होता है. अब इससे पहले की इनकम तो हमें बताई नहीं रखी तो इसलिए हमने इस पर डैश लगा दिया. अब आगे अगर चेंज स्टडी किया तो इन दोनों में कितना चेंज है 100 का, और इन दोनों में कितना चेंज है 40 का. तो 40 डिवाइडेड बाय 100, देखिए एमपीसी कितना आ गया 0.4. बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, चेंज कितना है 100 का और यहां चेंज कितना है 30 का. तो 30 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया 0.3. तो कुछ इस तरीके से एपीसी और एमपीसी की कैलकुलेशंस की जा सकती हैं. कई बार आपको शॉर्ट में इस तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो इसलिए इन्हें बहुत ही ध्यान से दिमाग में रखना है कि किस तरह से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा. अब अगर हम इसी इंफॉर्मेशन को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना चाहें तो कौन सी चीज है, वही कंसेप्ट है. यहां कंजम्पशन ली गई है और एक्स एक्सिस पर इनकम ली गई है. सिर्फ ये जो अभी अभी आपको स्केड्यूल शो किया गया है इसे ही हमने इस तरीके से डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर दिया. तो देखो ये जो लाइंस हैं जो कि इधर से 120 और इधर एक्स एक्सिस पर 200 से, इधर वाई एक्सिस पर 150 और इधर 300 एक्स एक्सिस पर 300 को आपस में ये जो जोड़ रही हैं, ये जिसकी वजह से ये जो सीसी कर्व बन रहा है, ये जो पॉइंट्स हैं ये हैं एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. लेकिन इनके बीच में ये जो चेंज है, दिस पर्टिकुलर चेंज, अगर हम इन चेंज की रिलेशनशिप्स स्टडी करते हैं तो दिस पर्टिकुलर चेंज विल बी नोन एज एमपीसी. तो कुछ इस तरीके से एपीसी और एमपीसी को भी अगर हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेशन हो सकती है. आई होप कि अभी तक जैसा हमारा सेशन चल रहा है आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो रहा है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं.
अब हम हमारे सेकंड कंपोनेंट के बारे में स्टडी करते हैं विच इज सेविंग्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस सेशन में कंजम्पशन और सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी। तो अब हम सेकंड बिहेवियर स्टडी करते हैं, बिहेवियर ऑफ सेविंग्स, जिसे हम सेविंग्स फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो सेम वही उसी तरीके से कुछ एक्सप्लेनेशन है, जैसे उसमें हमने कंजम्पशन और इनकम के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप को कंजम्पशन फंक्शन बोला था। बिल्कुल इसी तरीके से ही जब हम सेविंग और इनकम के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो हम उसे सेविंग्स फंक्शन यानी कि बचत फलन कह देते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें और क्या बताते हैं। द सेविंग्स मेड बाय अ कंज्यूमर और हाउस होल्ड डिपेंड्स अपॉन दी इनकम अर्न। तो जैसे कंजम्पशन हमने कहा था कि डायरेक्टली रिलेटेड है इनकम के साथ, बिल्कुल इसी तरीके से ही जो सेविंग्स है वो भी किसका फंक्शन है। इसे कैसे रीड आउट करते हैं, जैसे हम डिमांड के केस में हम समझा करते थे, थ्योरी ऑफ डिमांड के केस में, डिटर्मिनेंट्स के केस में हमने समझा था, बिल्कुल उसी तरीके से इसे भी ऐसे ही रीड आउट किया जाएगा। सेविंग्स इज द फंक्शन ऑफ इनकम। अब अगर हमें इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन समझना हो, देखो आपको ये ज्यादातर बुक्स में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम ये डायग्रामेटिक मैनर से समझें तो ये कैसे होगा। फिर से वही वाई एक्सेस पर इस बार कंजम्पशन की बजाय सेविंग्स को शो किया गया है और एक्स एक्सेस पर हमने इनकम को ही शो किया है। तो देखो मैंने आपको जैसे कि अर्लियर समझाया था कि हमारी जो सेविंग्स हैं, जब हमारे पास कोई इनकम नहीं होती है, हम अपनी बची हुई अर्न की हुई सेविंग्स का इस्तेमाल कर कर अपनी कंजम्पशन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो उस वक्त हमारी सेविंग्स क्या होती हैं, उस वक्त हमारी सेविंग्स नेगेटिव होती है ना। तो इसीलिए ये तो है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, लेकिन इसके नीचे से मतलब ये जो माइनस वाली लाइन होती है, नेगेटिव वाली लाइन होती है, यहां से हमारी सेविंग्स वाला कर्व जो है वो बन रहा है। अब एक बात हमेशा याद रखना, जो कंजम्पशन वाला हमने बनाया था, कंजम्पशन और इनकम तो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा था, लेकिन हम कभी भी अपनी इनकम से ज्यादा सेव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम जैसा अर्न कर रहे हैं, जितनी इनकम हमें मिल रही है, हम उसी इनकम में से ही सेव करेंगे ना। उससे ज्यादा का तो हम सेव कर ही नहीं सकते हैं जब हम अर्न ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो ये सेविंग वाला कर्व है वो हमेशा हमारी इनकम की दायरे में रहेगा, तो इसलिए इसके नीचे ही रहेगा, कभी भी इसके ऊपर नहीं जाएगा, इससे कट नहीं करेगा। तो कुछ इस तरीके से जनरली आपको ये इनकम वाला नहीं शो किया होता, सिर्फ ये एक नेगेटिव और यहां से अपवर्ड मूव करते हुए ये सेविंग कर्व जो है वो आपको शो किया गया होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझा है, बिल्कुल उसी तरीके से ही हमारे पास है प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि बचत प्रवृत्ति। तो ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इनकम एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। उसमें हमने कंजम्पशन बोल दिया था कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स पे कैसी कैसी कंजम्पशन होती है। ये जो है वो क्या स्टडी कर रहा है, ये फिर से वही इट इज अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, जैसे उसमें आपको बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से है कि ये भी एक रेशियो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप स्टडी कर रहा है, लेकिन किन दो चीजों के बीच में, सेविंग्स और इनकम के बीच में। तो यहां पर आपको क्या डेफिनेशन बताई गई है, अकॉर्डिंग टू पीटरसन, propensity to save may be defined as the schedule showing amounts that will be saved at different levels of income। अलग अलग इनकम लेवल्स पर एक इंडिविजुअल क्या सेविंग्स कर सकता है जब हम उसे एक टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो दैट विल बी नोन एज प्रोपेंसिटी टू सेव। उसे हम बचत प्रवृत्ति का नाम देंगे। अब जैसे हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो कैटेगरीज में स्टडी किया था, बिल्कुल देखो सेम वही कंसेप्ट है, सिर्फ सी की जगह पर एस आ गया है। तो ये बन गया है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब औसत बचत प्रवृत्ति, और ये बन गया है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीएस, जिसे हम बोलेंगे सीमांत बचत प्रवृत्ति। देखो सिर्फ वही कंसेप्ट, सी की जगह पर एस आ गया है, बाकी फॉर्मूला सेम वही है, यहां पर भी बाकी सेम वही है, सिर्फ सी की जगह पर एस आ गया है। तो आई होप कि आपको ये बहुत ही आसानी से क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे मैंने आपको एपीसी
और एमपीसी के केस में दो डेफिनेशंस बताई थी, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर फिर से एक ही ऑथर की दो डेफिनेशंस बता रखी हैं, जो कि एक जो है वो एपीएस के लिए है और दूसरी जो है वो एमपीएस के लिए है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में एनएफ कीजर क्या बताते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इनकम। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, सेविंग्स टू इनकम। तो सेविंग्स जो है वो न्यूमिनेटर में है और टू इनकम मतलब डिनोमिनेटर में क्या है, इनकम। तो बन गया ना एस अपॉन वाई। और अगर बात करें हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की, तो ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन इनकम। बाकी रेस्ट सारी डेफिनेशन सेम है। अब फिर से अगर हम इसे भी एक स्केड्यूल की फॉर्म में समझें, तो देखो जो एग्जाम्पल ली गई है ना वो भी कुछ अलग नहीं है। जैसा हमने वहां क्या किया था कि 80 कंज्यूम हो रहा था तो 20 सेव हो रहा था। वहां बोला था 120 कंज्यूम हो रहा है तो 80 सेव हो रहा है। वहां बोला था 150 कंज्यूम हो रहा है तो 150 सेव हो रहा है। सेम वही कंसेप्ट है, लेकिन अब हम कंजम्पशन की बजाय सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो इनकम 100, 200 एंड 300 और सेविंग्स हैं 20, 80 एंड 150। एपीएस की बात करें तो ये है एस अपॉन वाई, जो कि आप देख सकते हो 20 डिवाइडेड बाय 100, 80 डिवाइडेड बाय 200 एंड 150 डिवाइडेड बाय 300। तो 0.2, 0.4 एंड 0.5 ये हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाती हैं। अगर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करें तो इसमें हमें पहले चेंज देखने हैं। तो चेंज देखो, इसमें है 100 का और इसमें है 60 का, तो 60 अपॉन 100 0.6। अब इसमें देखो 100 का चेंज है इनकम में और यहां कितना चेंज है 70 का, तो 70 डिवाइडेड बाय 100 0.7। देन अगेन अब अगर हम इसे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना चाहें तो देखो जो 3 पॉइंट्स हमने यहां बनाए थे, ये जैसे आपको कंजम्पशन वाले के केस में क्या कहा था कि ये जो पॉइंट्स उभर कर आते हैं ये एवरेज वाले पॉइंट्स होते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ है, ये जो पॉइंट्स हमारे पास उभर कर आए हैं ये हैं हमारे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसे अगर हम सीधी स्ट्रेट लाइन नेगेटिव वाले पोर्शन में ले जाएंगे तो देखो यहां से जब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो नेगेटिव में भी अगर हम इसे स्ट्रेच कर लें तो हमारी नेगेटिव सेविंग्स यहां तक की बन रही हैं। अब अगर हम इनके चेंजेस को स्टडी करें तो इट विल बी नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये एमपीएस को दर्शा रही हैं, ये पॉइंट्स एपीएस को दर्शा रहे हैं। तो आई होप कि ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी आपको क्लियर रहा। अब लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, हमारा सेशन अब कंक्लूजन पे पहुंचने वाला है बहुत ही जल्द, लेकिन इसे जरूर समझना चाहिए कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। देखो इस रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हमें सिर्फ इस बात को दिमाग में रखना है कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। देखो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचे तो हमारे पास जो भी इनकम होती है हम या तो उसे कंज्यूम कर लेते हैं या फिर उसे सेव कर लेते हैं, यही दो कंसेप्ट होते हैं ना, और तो कोई तीसरा कंसेप्ट आता ही नहीं है। तो इसलिए एपीसी का फॉर्मूला लिखो जो कि सी अपॉन वाई होता है, एपीएस का फॉर्मूला लिखो जो कि एस अपॉन वाई होता है। अब आपने एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, इन दोनों को ऐड किया, दोनों के एडिशन में दोनों के जो फॉर्मूले होते हैं वो लिख लिए, जैसे मैथ्स में करते होते हैं ना फॉर्मूले पुट कर देना, तो यहां पर भी हमने ये फॉर्मूले पुट कर दिए। अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है एलसीएम लेंगे तो देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। C प्लस एस हमने यहां पर बोला है कि ये y के बराबर होता है, तो हम y अपॉन वाई लिख देंगे। तो देखो y से y जब कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो इसलिए ये रिलेशनशिप उभर कर आता है कि एपीसी और एपीएस दोनों का जो जोड़ है वो 1 के बराबर होता है।
और अगर इसमें से हम एपीसी का फॉर्मूला बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, और अगर एपीएस का बनाना चाहें तो वो आपको पता है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर आना, वो सब मैथमेटिकल कंसेप्ट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि किस तरीके से हमने एपीसी और एपीएस का ये जो फॉर्मूला है वो बनाया है। अब बात करते हैं मार्जिनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मार्जिनल्स के केस में भी सेम वही कंसेप्ट है। देखो हमने बोला था इनकम को या तो कंज्यूम किया जाता है या सेव किया जाता है। तो इनकम में आने वाला जो चेंज होगा, मान लो मैं पहले 10,000 अर्न कर रही थी, अब मैं 15,000 अर्न करने लगी हूं, 5,000 मेरी इनकम में चेंज हुआ है। तो उस 5,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे कंजम्पशन और सेविंग पैटर्न्स में भी तो चेंजेस हुए होंगे ना। तो इसलिए तीनों के आगे डेल्टा लगा दिया गया है, दैट मीन्स चेंज लगा दिया गया है। फिर से वही कंसेप्ट है, एमपीसी का फॉर्मूला लिखो, एमपीएस का फॉर्मूला लिखो, दोनों को प्लस करो, फॉर्मूले पुट कर दो, एलसीएम लो, और देखो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस ये ही बन रहा है डेल्टा वाई, और ये कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। दैट मीन्स फिर से यही रिलेशनशिप उभर कर आता है कि एमपीसी और एमपीएस का जो जोड़ है वो 1 के बराबर है, और हम एमपीसी का फॉर्मूला भी कुछ इस तरह से बना सकते हैं और एमपीएस का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा जितना भी ये सेशन रहा ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू काइंडली चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि अभी हम आगे फर्दर और बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जिसे डिस्कस करेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। Thank you so much for watching and have a nice day.